नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। ये जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित करने की मांग। यूनिटी टू नोटिफाई कैंपेन हुआ शुरू। ऑन्कोलॉजी रिसर्च में वैश्विक पटल पर स्थापित होगा भारत। यूएसए के राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है प्रमुख मुद्दा। भारत को टैरिफ किंग दिया है नाम। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट जारी। भारत में गोल्ड की मांग में दर्ज की गई तेजी। लंदन में है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेड ऑफिस। आइए शुरू करें। बीते 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया गया था। इस मौके पर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, द इंडियन कैंसर सोसाइटी, द फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन ने एक कैंपेन शुरू किया है और इस कैंपेन के जरिए भारत सरकार से कैंसर को एक नोटिफिएबल डिजीज यानी अधिसूचित रोग घोषित करने की मांग की जा रही है, जिससे कैंसर के डिटेक्शन, मैनेजमेंट और रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। इस कैंपेन को यूनिटी टू नोटिफाई नाम दिया गया है। इस कैंपेन से रियल टाइम डेटा कलेक्शन किया जाएगा, जिससे इस बीमारी की गंभीरता और प्रभाव का सही अंदाजा लग सकेगा। इसमें कैंसर के लिए एक मानकीकृत ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार किया जा सकेगा। इससे भारत ऑन्कोलॉजी रिसर्च में वैश्विक पटल पर स्थापित हो सकता है। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर किसी बीमारी को अधिसूचित बीमारी कहने से मतलब क्या है। जब किसी बीमारी को हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स द्वारा पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना विधिक तौर पर लीगली कंपलसरी हो जाए तो ऐसी बीमारी को अधिसूचित बीमारी के दायरे में रखा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो किसी हॉस्पिटल में कैंसर का कोई मामला आए तो उस मामले की डिटेल्स, मतलब किस स्टेज का कैंसर है, पेशेंट किस आयु वर्ग से है, कैंसर किस तरीके का है, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन वगैरह, ये सभी जानकारियां पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को रिपोर्ट की जानी चाहिए, जिससे देश के लेवल पर इस बीमारी के सही कारण और ओवरऑल इम्पैक्ट का अनुमान लगाया जा सकता है। टीबी, एड्स जैसी बीमारियां भारत में पहले से ही अधिसूचित बीमारी के तौर पर दर्ज हैं। आपको बता दें कि हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पंजाब आदि राज्यों ने पहले से ही कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित किया है। अभी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घोषणा नहीं की गई है। हालांकि 2022 में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर संसदीय संयुक्त समिति ने भी कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित करने की सिफारिश की थी। यूनिटी टू नोटिफाई कैंपेन का मकसद यही है कि सरकार कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित करने के लिए कानून बनाए। आपको बता दें कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कुछ सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और शरीर के अन्य भागों में फैल जाती हैं। कैंसर ह्यूमन बॉडी में कहीं भी शुरू हो सकता है। देखिए, जब हमारी बॉडी की सेल्स ओल्ड हो जाती हैं या किसी वजह से डैमेज हो जाती हैं तो सेल्स डिवीजन के जरिए नई सेल्स बनती हैं, जो इन पुरानी या डैमेज्ड सेल्स की जगह ले लेती हैं। लेकिन कई बार ये प्रोसेस ब्रेक हो जाता है। हमारी बॉडी में डैमेज्ड सेल्स ही बढ़ने लगती हैं, जबकि उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए। ये सेल्स ट्यूमर बनाती हैं, जो कि हमारी बॉडी के टिश्यूज यानी ऊतकों से बने लंप्स या गांठ होते हैं। ट्यूमर्स कैंसरकारी भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। कैंसर युक्त ट्यूमर्स आसपास के टिश्यूज में फैल जाते हैं। ये शरीर में दूर दूर तक जाकर नए ट्यूमर्स बना सकते हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है। WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट का नाम है गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2024 में गोल्ड की मांग में 5% की तेजी देखी गई। दावा किया जा रहा है कि साल 2025 में भारत में गोल्ड की मांग में और तेजी दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में इंडिया में गोल्ड की मांग 802.8 टन के आसपास रही है, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 761 टन के करीब था। हालांकि 2024 में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में 2023 के मुकाबले कमी दर्ज की गई है। वहीं 2024 में 2023 के मुकाबले गोल्ड के आयात में कमी दर्ज की गई है। 2024 में आरबीआई गोल्ड का एक महत्वपूर्ण खरीदार था, जिसने 73 टन के करीब सोना खरीदा था। यह आंकड़ा 2023 में खरीदे गए 16 टन गोल्ड की तुलना में 4 गुना अधिक था। भारत दुनिया में गोल्ड के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। भारत में बढ़ती समृद्धि गोल्ड की डिमांड में और तेजी ला रही है। देखिए, गोल्ड या सोना भारत की संस्कृति का भी अहम हिस्सा है। भारतीय समाज में विवाह संबंधी रीति रिवाजों में गोल्ड उपहार के तौर पर दिया जाना जरूरी माना जाता है। भारत में सालाना सोने की मांग में लगभग 50% की हिस्सेदारी तो सिर्फ शादियों की है। आपको बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का गठन 1987 में दुनिया की कुछ सबसे अग्रणी माइनिंग कंपनीज के द्वारा की गई थी। ये संस्था गोल्ड को एक रणनीतिक संपत्ति मानती है, साथ ही गोल्ड की सप्लाई चेन को जिम्मेदार और एक्सेसिबल बनाने के लिए प्रयासरत है।
वर्तमान में 32 गोल्ड माइनिंग कंपनीज इस संस्था में सदस्य के तौर पर शामिल हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेड ऑफिस है लंदन में, भारत में इसका ऑफिस मुंबई में है। 12 से 14 फरवरी 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दरअसल पीएम पेरिस में आयोजित हो रही एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इसके बाद वे यूएसए के राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ट्रंप पीएम मोदी की यूएसए विजिट पर बयान दे चुके हैं। इस विजिट में सबसे अहम मुद्दा इंडिया यूएसए फ्री ट्रेड पैक्ट को बताया जा रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ किंग और अब्यूजर ऑफ टैरिफ जैसे नामों से नवाज चुके हैं। वे ब्रिक्स को 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। भारत ब्रिक्स का अहम हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को चीन, मैक्सिको और कनाडा के मामले में हकीकत में बदलते देखा जा चुका है। इसके बाद से ही इंडिया में इस बात को लेकर सहमति है कि दोनों देशों के मुद्दों को व्यापक तौर पर द्विपक्षीय तरीके से निपटाना जरूरी है। इंडिया और यूएसए के बीच $200 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। डोनाल्ड ट्रंप व्यापार में भारत के सरप्लस को लेकर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, यूएई सहित अन्य देशों के साथ कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए, लेकिन भारत ने अभी तक अपने सबसे महत्वपूर्ण साझेदार यूएसए के साथ वस्तुओं और सेवाओं में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है। जो बाइडेन प्रशासन के वक्त यूएसए ने इंडिया के साथ विश्व व्यापार संगठन में 7 लंबित विवादों को सुलझाया था, लेकिन दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हकीकत में नहीं बदल पाया। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी की आने वाली मुलाकात इस समझौते की नींव रखने में मददगार साबित हो सकती है। गौरतलब है कि एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए किया गया समझौता है। मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसमें उनके आदान प्रदान को बाधित होने से बचाने के लिए न के बराबर या कोई सरकारी शुल्क या प्रतिबंध नहीं होते, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में बाधा पहुंचाने वाले कोई बैरियर्स नहीं होते। 5 से 7 फरवरी के दौरान एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आयोजित की जाने वाली है और इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक कयास है कि एमपीसी द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी दर्ज की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये 5 सालों में पहला मौका होगा जब एमपीसी द्वारा रेपो रेट में कमी की जाएगी। रेपो रेट से क्या मतलब है? रेपो रेट से मतलब उस दर से है जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को सिक्योरिटीज के एवज में लोन देता है। ये रेट अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म लोन के लिए होती है। वहीं ये आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में पहली एमपीसी की घोषणा भी होगी। अगर एमपीसी रेपो रेट को मौजूदा 6.5% से घटाकर 6.25% करती है तो रेपो रेट से जुड़े सभी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स EBLR में 25 बेसिस पॉइंट्स तक कमी हो जाएगी, जिससे उधार लेने वालों को राहत मिलेगी क्योंकि उनकी ईएमआई में कमी आएगी। एमपीसी को यह घोषणा ऐसे मौके पर करनी है जब वैश्विक स्तर पर ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ देशों पर टैरिफ लगा चुके हैं, कुछ को धमकी दे चुके हैं। टैरिफ के डर से अन्य करेंसीज के मुकाबले डॉलर की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45GB के तहत केंद्र सरकार एमपीसी का गठन करती है। पहली एमपीसी का गठन सितंबर 2016 में किया गया था। 6 सदस्य होते हैं इसमें। 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में 3 सदस्य तो आरबीआई से होते हैं, बाकी के 3 सदस्यों को केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। आरबीआई के गवर्नर कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद देश की इकोनॉमी में मनी सप्लाई का मैनेजमेंट करना है। एमपीसी पर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 2017 में एक सवाल पूछा गया था। आइए देखते हैं उसको। सवाल ये पूछा गया था कि मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? या आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरें तय करती है, या आरबीआई के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय है और हर साल इसका पुनर्गठन किया जाता है, या केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1 और 2, केवल 3 या फिर केवल 2 और 3। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है डंकी फ्लाइट्स। इसे डंकी मेथड या डंकी रूट भी कहा जाता है। ये कोई इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर से निकला हुआ शब्द नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल पंजाब से यूके, यूएसए और कनाडा जाने वाले नॉन डॉक्यूमेंटेड गैर प्रवासियों के लिए किया जाता है। यह टर्म दुनिया भर में तब पॉपुलर हुआ जब इस पर माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 2014 में एक रिसर्च पब्लिश की। इसमें शोधकर्ताओं ने पंजाब से यूके जाने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स का अध्ययन किया गया
डंकी फ्लाइट एक पंजाबी कहावत पर आधारित है। पंजाबी में डंकी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कूदना। दरअसल होता यह है कि जब किसी को अपने मनचाहे देश में लीगल तरीके से एंट्री नहीं मिल पाती तो वो उसके लिए गैरकानूनी प्रक्रिया को चुनते हैं। भारत के मामले में ज़्यादातर लोग यूके, यूएसए और कनाडा जैसे देशों में अवैध रूप से घुसपैठ की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए अगर यूएसए का मामला ले लें तो डंकी फ्लाइट प्रक्रिया में लोग किसी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का पर्यटन वीज़ा लेते हैं। फिर वहां पहुंचने के बाद लैटिन अमेरिका से मैक्सिको होते हुए यूएसए मैक्सिको बॉर्डर के रास्ते यूएसए में घुसने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। अनकापल्ली जिले के एक गांव के आदिवासी परिवारों ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आने पर ढिमसा नृत्य के साथ खुशी मनाई। ढिमसा आंध्र प्रदेश के बगता, वाल्मीकि, पुराजा जैसे आदिवासी समुदायों का लोकप्रिय नृत्य है जो उनकी एकता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह नृत्य पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और विवाहित जीवन जैसे विषयों पर आधारित होता है। इसमें पुरुष ढप्पू, तुडुमु, मोरी जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। यह त्योहारों, शादियों और धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें पुरुष महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं और ये नृत्य आदिवासियों की परंपरा को जीवित रखता है। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रीवा जिले को सफेद बाघों का घर माना जाता है। यह परियोजना 2011 में केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर चुकी थी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में यह प्रजनन केंद्र बनेगा, जिससे वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यह केंद्र सफेद बाघों की सुरक्षा और उनकी संख्या में वृद्धि को सुनिश्चित करेगा और यह मुकुंदपुर स्थित महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव सफारी का हिस्सा होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भारत के राज्य चिन्ह के गलत उपयोग और अधूरे चित्रण को रोकने के लिए कहा है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि लायन कैपिटल लोगो तब तक अधूरा है जब तक उसके नीचे देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते न लिखा हो। यह चिन्ह सरकारी दस्तावेजों, वाहनों, इमारतों आदि पर अक्सर गलत तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, जो 2005 के राज्य चिन्ह गलत उपयोग पर प्रतिबंध अधिनियम का उल्लंघन है। राज्य चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 3 शेर, धर्मचक्र, बैल और घोड़ा दिखाए गए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि केवल अधिकृत व्यक्ति या संस्थाएं ही इसका उपयोग कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के शोधकर्ताओं ने रूमेटाइड आर्थराइटिस के इलाज के लिए एक नई स्वचालित दवा वितरण प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली सूजन वाले ज्वाइंट्स में सीधे काम करती है और दवा केवल जरूरत पड़ने पर रिलीज करती है, जिससे साइड इफेक्ट कम होते हैं। इसमें मेथोट्रेक्सेट नामक दवा से भरे माइक्रोस्फेयर का उपयोग किया जाता है, जो सूजन को पहचान कर दवा को रिलीज करते हैं। पशुओं पर किए गए अध्ययनों में ये ज्वाइंट्स की सूजन और क्षति को कम करने में सफल रहा। यह तकनीक अन्य सूजन संबंधी बीमारियों के इलाज में भी मददगार साबित हो सकती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस एक गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से ज्वाइंट्स के टिश्यू पर हमला कर देती है। इससे जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न और समय के साथ हड्डियों को नुकसान होने लगता है। दुबई 12 से 13 अप्रैल 2025 को ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट की मेजबानी करने जा रहा है। यह वैश्विक पीस समिट दुबई एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित होगी। इस आयोजन की थीम वन प्लैनेट वन वॉइस पर केंद्रित होगी। इसमें 28 पुरस्कार दिए जाएंगे, जैसे चैंपियन जज ऑफ जजेस और ग्लोबल नॉन वायलेंस अवार्ड इत्यादि। इसके साथ ही आई एम पीस कीपर मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, जिसका लक्ष्य सितंबर 2025 तक 10 लाख शांति दूतों को जोड़कर वैश्विक शांति के लिए काम करना है। दुबई को इसकी सहिष्णुता नीतियों और 2025 ईयर ऑफ कम्युनिटी के विजन के चलते चुना गया है। यह समिट अब हर साल दुबई में आयोजित होगी। आइए अब देखते हैं जल्दी से बुलेटिन पर आधारित कौन से सवाल बनते हैं। पहला सवाल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। सही कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने क्या सवाल पूछे थे, सही जवाब उनके क्या हैं। पहला सवाल पूछा था मैंने, सैन्य अभ्यास एक्वेरिन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत मोरक्को, भारत मालदीव, भारत मॉरिशस या फिर भारत म्यांमार? सही जवाब है इसका भारत और मालदीव। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उगाए जाने वाले कपास में मुख्यतः लंबे रेशे वाले कपास को उगाया जाता है। लंबे रेशे वाले कपास की गुणवत्ता उच्च होती है। सही कथन या कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है।
तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखें अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है, और आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।